नमस्कार। कभी सोचा है कि अमेरिका की अदालत का एक फैसला, दुनिया में बन रहा एक नया टेक्नोलॉजी का गठबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की नैतिकता, ये तीनों चीजें मिलकर भारत का भविष्य कैसे तय कर सकती हैं? आज हम इन्हीं तीन बड़ी ग्लोबल घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत जरूरी हैं। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है कि ये जो ग्लोबल ट्रेड के नियम हैं, ये जो नए नए टेक अलायंस बन रहे हैं और एआई से जुड़े जो नैतिक सवाल हैं, ये सब मिलकर भारत के आने वाले कल की कहानी कैसे लिख रहे हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों पहेलियों को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की। ये एक ऐसा फैसला है जिसने न सिर्फ वहां के राष्ट्रपति की ताकत पर एक लगाम लगाई है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ने वाला है। हुआ ये है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 की मेजॉरिटी से एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के उस कदम को गलत ठहराया जिसमें उन्होंने आईईपीए नाम के एक कानून का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर टैरिफ लगा दिए थे। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसमें 3 कंजर्वेटिव जजों ने भी लिबरल जजों का साथ दिया। देखिए, कोर्ट का तर्क एकदम साफ था। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास यूं ही एक तरफा तरीके से अनलिमिटेड टैरिफ लगाने की कोई असाधारण शक्ति नहीं हो सकती, खासकर तब जब देश की संसद यानी अमेरिकी कांग्रेस ने उन्हें ऐसा करने की कोई खुली इजाजत न दी हो। ये पूरा मामला असल में शक्तियों के टकराव का है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस आईआईपीए कानून का हवाला दिया जा रहा है, उसमें टैरिफ शब्द का जिक्र तक नहीं है और न ही पहले किसी प्रेसिडेंट ने इस कानून को इस तरह से इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ अमेरिका का संविधान टैक्स लगाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को देता है। तो ये फैसला चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा। इसे समझने के लिए जरा इस 50% के आंकड़े को देखिए। ये लगभग उतना ही कुल टैरिफ था जो अमेरिका ने भारत पर अलग अलग मुद्दों को लेकर लगा दिया था, जैसे रूस से तेल खरीदना। अब इस फैसले के बाद इस तरह की एक तरफा कार्रवाइयों पर कुछ हद तक रोक लगेगी। तो इस फैसले का निचोड़ क्या है? पहली बात, प्रेसिडेंट अब आईईपीए को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके मनमाने टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे कुछ दूसरे टैरिफ अभी भी लागू रहेंगे। इस फैसले से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है, उसमें एक नई अनिश्चितता जरूर आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसने लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन के सिद्धांत को और मजबूत किया है। तो एक तरफ तो व्यापार के नियम बदल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। ये दांव है पैक्स सिलिका अलायंस में शामिल होना। चलिए जानते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये पैक्स सिलिका अलायंस क्या बला है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये अमेरिका की अगुवाई में बना देशों का एक ग्रुप है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि एआई और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान है, जैसे कि चिप्स और ख़ास तरह के मिनरल्स, उसकी सप्लाई के लिए किसी एक देश, खासकर चीन पर निर्भर न रहना पड़े। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है। अब भारत के लिए इस ग्रुप में शामिल होने के फायदे बहुत हो सकते हैं। एक तो हमें सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ज़रूरी कच्चा माल और मशीनें आसानी से मिलेंगी। दूसरा, ये हमारे इंडिया सेमीकंडक्टर और इंडिया एआई जैसे बड़े मिशनों के लिए विदेशी निवेश खींचकर ला सकता है। और तो और, भारत अपने बेहतरीन इंजीनियरिंग टैलेंट और विशाल घरेलू बाजार के दम पर दुनिया की टेक सप्लाई चेन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन सकता है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस गठबंधन के कुछ खतरे भी हैं। हो सकता है चीन इससे नाराज हो जाए और कोई जवाबी आर्थिक कदम उठाए। ये भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, जिसे इशू बेस्ड अलाइनमेंट कहते हैं, के लिए भी एक चुनौती बन सकता है। इसके अलावा हमारी छोटी कंपनियों को कड़े सिक्योरिटी नियमों का पालन करना पड़ सकता है और ये भी डर है कि हमारे घरेलू एआई नियम कहीं बाहरी दबाव में न तय होने लगें। तो ये इशू बेस्ड अलाइनमेंट क्या है? इसे ऐसे समझिए कि भारत किसी एक देश या गुट से हमेशा के लिए दोस्ती या दुश्मनी नहीं रखता। इसके बजाय वो अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग देशों के साथ मिलकर काम करता है, जहां भी हमारे हित एक जैसे होते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये पॉलिसी भारत की आज़ाद सोच को दिखाती है। आखिर में इस गठबंधन की कामयाबी सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि जमीनी काम से तय होगी।
सभी सदस्य देशों को मिलकर एक ऐसी सप्लाई चेन बनानी होगी जहां खनिजों की माइनिंग से लेकर चिप बनाने और एआई सिस्टम चलाने तक सब कुछ ग्रुप के अंदर ही हो। सिर्फ तभी ये एक भरोसेमंद और सुरक्षित टेक्नोलॉजी नेटवर्क बन पाएगा। तो हमने टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर मतलब चिप्स और सप्लाई चेन की बात कर ली। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और समाज पर इसके गहरे असर की। हमारा अगला टॉपिक है एआई से जुड़ी दुविधा, यानी भेदभाव, बराबरी और इंसाफ का सवाल। एआई में भेदभाव आखिर आता कहां से है? इसे समझने के लिए 2024 की फिल्म ह्यूमंस इन द लूप का एक डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है। एल्गोरिदम खुद से बुरा नहीं होता, वो तो एक बच्चे की तरह है। वो बस वही जानता है जो उसे सिखाया गया है। जरा सोचिए, इस एक लाइन में कितनी गहरी बात छिपी है। और समस्या की जड़ भी यही है। रिसर्च बताती है कि चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs हमारे समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को हूबहू सीख लेते हैं, चाहे वो नस्ल, धर्म, लिंग या जाति से जुड़ा हो। इसका सीधा मतलब ये है कि एआई कोई निष्पक्ष चीज नहीं है, बल्कि वो उसी पक्षपाती डेटा की परछाई है जिससे उसे बनाया गया है। डीकास्ट नाम की एक रिसर्च इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण देती है। इस स्टडी में पता चला कि एआई कुछ खास जाति से जुड़े सरनेम को अपने आप कम तनख्वाह वाली नौकरियों से जोड़कर देखता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी नौकरी देने के लिए ऐसे एआई का इस्तेमाल करने लगे तो ये डिजिटल भेदभाव असल दुनिया में कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? यहाँ 2 रास्ते सुझाए जाते हैं। पहला है प्रतिनिधित्व, यानी एआई को ट्रेनिंग देते वक्त उसमें और ज्यादा अलग अलग तरह का डेटा डालो। लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी रास्ता है शक्ति का पुनर्वितरण। इसका मतलब है कि जिन समुदायों पर एआई का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, उन्हें ही ये ताकत दी जाए कि वो तय करे कि एआई कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा और किसके प्रति जवाबदेह होगा। लेकिन सिर्फ ज्यादा डेटा डालना ही काफी क्यों नहीं है? सोचकर देखिए, अगर वही बेहतर डेटा किसी सरकार या ताकतवर संस्था के हाथ लग जाए तो? इसका इस्तेमाल हाशिए पर मौजूद समुदायों पर और भी कड़ी नजर रखने के लिए किया जा सकता है। इसलिए जब तक एआई बनाने और कंट्रोल करने की शक्ति का बंटवारा नहीं होता, तब तक सिर्फ डेटा बढ़ाना समस्या को सुलझाने की जगह और भी उलझा सकता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि जैसे जैसे भारत नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पार्टनरशिप की राह पर आगे बढ़ रहा है, हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारी तरक्की सिर्फ रणनीतिक रूप से मजबूत न हो, बल्कि समाज के हर तबके के लिए न्यायपूर्ण भी हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली नीतियां और हम सब मिलकर तय करेंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।